नमस्कार, मैं हूं शशिकांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरे डेली यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 की, जो कि है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सो टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम केमिस्ट्री, that is periodic classification of elements. Actually this is the last chapter of the chemistry part in the 10th standard science textbook. Okay, so let's start. First of all we should know the meaning of three words. कौन कौन से हैं वो? periodic, next है classification और next है एलिमेंट्स। ठीक है, तो व्हाट डज अ पीरियोडिक मीन? क्या है पीरियोडिक का मतलब? देखो, पीरियोडिक का मतलब है रिपीटिशन। आप जैसे स्कूल्स में हमारे चलो स्कूल्स में क्या होते हैं, पीरियड्स लगते हैं ना पीरियड्स। तो पीरियड लगते हैं तो उसका मतलब क्या है? 40 मिनट्स के पीरियड्स हो गए या 30 मिनट्स के पीरियड हो गए। उसका मतलब क्या है? एक पार्टिकुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद क्या होता है, वो पीरियड क्या कहते हैं, सब्जेक्ट चेंज होते हैं और टीचर चेंज होता है, बट क्या होता है, वो चीज दोबारा रिपीट हो रही है। मीन्स पीरियड्स का मतलब है वो सब्जेक्ट मीन्स क्या कहते हैं, कोई भी न्यू सब्जेक्ट आता है, बट क्या होता है कि वो पार्टिकुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद वो चीज रिपीट हो रही है। समझ रहे हो? एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूँ बॉब, किसका? पेंडुलम क्लॉक का। तो पेंडुलम क्लॉक का बॉब है, तो बॉब को हम किसी पार्टिकुलर हाइट से अगर रिलीज करते हैं तो कुछ टाइम ऑफ इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद क्या होता है, वो अपनी पोजीशन दोबारा से क्या होता है, अपनी पोजीशन दोबारा से आता है। तो उसका मतलब क्या? उसकी पोजीशन दोबारा रिपीट होती रहती है कुछ पार्टिकुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद। तो उसका मतलब क्या है, उसका जो मोशन है कैसा? पीरियोडिक मोशन है। तो 11th स्टैंडर्ड में हम एक चैप्टर पढ़ेंगे ऑसिलेशंस। क्या हम सब पढ़ेंगे? ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशंस। ठीक है, तो एक्चुअली ऑसिलेशन है क्या? किसी भी चीज का अपनी पोजीशन पे दोबारा लौट आना आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, दैट काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन। ठीक है, बहुत सारी चीजें वाइब्रेट करती हैं। वाइब्रेट का मतलब क्या है? वो अपनी पोजीशन में इमोशन में क्या करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। इसका मतलब क्या है? वो भी क्या है? पीरियोडिक है। तो पीरियोडिक का मतलब है किसी चीज का बार बार रिपीट होना। ठीक है ना। नेक्स्ट टर्म है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि किसी चीज को क्लासिफाई करना, मींस उन किसी भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना अकॉर्डिंग टू उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। एग्जांपल लेते हैं। देखो, एक भीड़ है, भीड़ में कम से कम है 15 लोग हैं। कितने लोग हैं? 15 लोग। और 15 लोग इंटरमिक्स हैं। एक इंडिया मतलब 15 लोग में क्या है कि कुछ इंडिया के हैं, कुछ वेस्ट इंडीज के हैं, कुछ हैं हमारे पास ऑस्ट्रेलिया के। इसका मतलब आपसे बोला जाए अगर कि इनको क्लासीफाई करो, आप क्या सोच के क्लासीफाई करोगे? सबसे पहले आपके दिमाग में यह आइडिया आएगा कि जो लोग एक जैसे दिख रहे हैं, पहले उनको सेपरेट करो। इसका मतलब क्या? आप क्या करोगे कि इंडियंस को एक लाइन में लगा दोगे, पांचों इंडियंस को, और पांचों इंडियंस को क्या करोगे, सॉरी पांचों ऑस्ट्रेलियन को एक लाइन में लगा दोगे, और बचे पांच हो किसमें, वेस्ट इंडीज वालों को क्या लगा दो, एक लाइन में लगा दोगे। इसका मतलब क्या है? आपके दिमाग में एक आइडिया आया है कि हाँ, कि हम क्या देख के इनको क्लासीफाई करें। तो ऐसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो हम क्या करें, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करें। क्या देखे करेंगे? उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देखें। ठीक है ना। अब बात करते हैं एलिमेंट्स एक्चुअली है क्या। एलिमेंट्स का मतलब है, देखो मैंने आपको बताया था कि जब से इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी, कब? आफ्टर द बिग बैंग। तो क्या हुआ है, मैटर क्या कहते हैं, फॉर्म हुआ है। और मैटर क्या है, जितनी भी हमारे पास जो भी फिजिकल सराउंडिंग्स में हमारे पास जो भी चीजें वो सब मैटर ही होते हैं। सो एनी सब्सटेंस दैट आर प्रेजेंट इन देयर नेटिव स्टेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स। यानी ऐसी सब्सटेंस जो कि अपने नेटिव स्टेट में होते हैं वो क्या है, एलिमेंट्स है। तो आज से कम 400-500 साल पहले मैं बात करूं, हमारे आसपास बहुत सारे एलिमेंट्स तो थे प्रेजेंट। मीन्स जब से इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई, यानी 13 अरब 70 करोड़ साल पहले से, यानी कि जितने भी हमारे पास आसपास सराउंडिंग्स में ये मैटर्स जो हमारे पास एलिमेंट्स है वो ऑलरेडी प्रेजेंट थे, बट हमने कभी इनको रिसर्च नहीं किया, ना कभी डिस्कवर करने की कोशिश करी। तो कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे आज से 400-500 साल पहले, उन्होंने क्या किया, आसपास देखा कि बहुत सारी चीजें हैं, उनके अंदर कुछ फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज आ रहा है, कुछ प्रॉपर्टीज चेंज आ रही हैं। तो इसी चीज को देखते हुए उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या बेसिस लिया उन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए? अब देखो, यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एफर्ट्स लगाए। कौन कौन से थे? डॉवरिनर्स थे, मेंडलीव थे और न्यूलैंड्स थे। समझ रहे हो? तो जितने भी ये 3 साइंटिस्ट थे स्टार्टिंग के, इन्होंने क्या किया था, बेस बनाया था कि इस बेसिस पे हम क्या करेंगे, किसी भी एलिमेंट्स को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है ना। तो वो बेसिस क्या था? इन्होंने बेस बनाया एटॉमिक मास को। एटॉमिक किसको बनाया? एटॉमिक मास को बेस बनाया। तो एटॉमिक मास को उन्होंने बेस बनाया, तो क्या किया इन्होंने जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम इनके टाइम पे थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, उन एलिमेंट्स को इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग और एटॉमिक मास में क्या करते हैं, इनको अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि इनके एटॉमिक मास जिसका एटॉमिक मास है उसको बाद में रखा गया। तो क्या जैसे एटॉमिक मास बढ़ता गया, तो क्या कहते हैं, इनके एलिमेंट्स जो भी एलिमेंट्स है इनको इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के फॉर्म में रखा गया। यानी कि जिसका एटॉमिक बड़ा होगा वो बाद में आएगा। समझ रहे हो? तो यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में रखा। समझ रहे हो? यानी कि
पहले छोटा एटॉमिक मास वाला एलिमेंट, उससे बड़ा एटॉमिक मास वाला, तो उस हिसाब से उन्होंने क्या अरेंज किया। बट इन्होंने ये भी चीज़ देखी कि जो क्या कहते हैं कुछ पार्टिकुलर अगर प्रॉपर्टीज मैच हो रही तो क्या करते थे वो एलिमेंट्स क्या कहते हैं एक पार्टिकुलर ग्रुप में या पार्टिकुलर लाइन में उनको रख दिया करते थे। तो इस तरह से वो इन्होंने मेथड जाना, या मेथड इन्होंने कौन सा बेसिस लिया, इन्होंने एटॉमिक मास का बेसिस लिया इन्होंने क्लासिफिकेशन के लिए, समझ रहे हो। तो यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एफर्ट्स लगाए, कौन कौन से, डॉवरिनेट्स, मेंडलिस और न्यूलैंड्स। आगे हम बात करेंगे नील बोर की और क्या कहते हैं हेनरी मोजेले की, बट अभी हम स्टार्टिंग में इन तीनों के बारे में जानेंगे, समझ रहे हो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके, डॉवरिनेट साइज के लिए। तो उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं, अब तक जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं इस यूनिवर्स में 118 में एलिमेंट्स क्या होते हैं डिस्कवर हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं, 118। सो 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड स्टिल, ओके, टिल नाउ 100 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। तो पढ़ लेते हैं। इन द यूनिवर्स 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड टिल टुडे। ईच ऑफ दिस एलिमेंट्स पजेसेस डिफरेंट प्रॉपर्टी। देखो मैंने क्या बोला, जैसे डेल्टन ने एक बात कही थी, बट उसने बात क्या कहते हैं उसकी गलत कही थी। क्या, नॉर्मल से तो बात करते मैटर्स मेड अप ऑफ एटम्स, बट क्या हुआ था, मैटर सेम एटम से भी बना, मैटर डिफरेंट डिफरेंट एटम से भी बना हुआ, समझो। मैटर के डिफरेंट डिफरेंट एटम से बना, इसलिए क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट हुए अर्थ पे। तो इसका मतलब क्या है, उनकी अगर डिफरेंट डिफरेंट एटम प्रेजेंट है किसी भी एलिमेंट, इसका मतलब क्या, सबकी डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी, समझ रहे हो। बट एक चीज ऐसी थी जो कि कहीं ना कहीं इनमें कॉमन चीज लेके आती है, यानी कुछ कोई ना कोई कॉमन प्रॉपर्टीज उनके अंदर मैच करती है, समझ रहे हो। वो हम बात करेंगे हेनरी मोजेले और नील बोर की कॉन्सेप्ट में, जब वहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट लिया गया। बट अभी हम यहाँ बात करेंगे क्या, इन्होंने जितने भी सब लोगों ने क्लासिफिकेशन किया किसके बेसिस पे किया था, they have classified the elements on the basis of their increasing atomic mass, okay। तो जितने भी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे तो उनके क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच एलिमेंट एट अ टाइम। तो इतने सारे एलिमेंट्स अगर हमारे पास हो जाएंगे तो हम किस किस को याद करेंगे, उसका क्या रिप्रेजेंटेशन है, केमिकल फॉर्मूला क्या है उसको कैसे डिनोट करते हैं, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये सारी चीज़ें इनको समझना, इनको याद करना बहुत मुश्किल है। तो इनका एक तरीका ढूंढा गया जो कि साइंटिस्टों ने क्या किया, एफर्ट्स लगाए इनको डिस्कवर और रिसर्च करने में, ठीक है। हैंस अटेम्प्ट्स वर मेड टू डिस्कवर वेज टू लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर। तो देखो ये जो तरीका है किसी भी एलिमेंट्स को उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, एक टेबल में इनको क्या किया, अरेंज करना स्टार्ट किया था। इसी हिसाब से क्या हुआ, इसी चीज़ को बोला गया क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सो द अरेंजिंग ऑफ एलिमेंट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलरिटीज इन देयर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एक ऐसा तरीका है जिसमें क्या होता है कि हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इनकी अपनी अपनी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। जिसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होंगी, यानी कि जो भी एलिमेंट जिस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी के साथ मैच करेगा, ठीक है ना। अगर जिस भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मैच करती हैं तो उसका मतलब क्या, उसको एक सेम ग्रुप में रख देंगे। तो इनका एक बेसिस बनाया गया, क्या बेसिस था, इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है। तो क्या है, द क्लासिफिकेशन ऑफ द सिमिलर एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स मेक द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स इजियर। तो इस हिसाब से एक पीरियोडिक टेबल हमारे सामने होती है तो हमें क्या होता है, पता लग जाता है कि जितने भी 118 एलिमेंट जितने भी डिस्कवर हुए हैं तो इनको अच्छे से हम याद कर सकें, इनको समझ सकें, इनकी प्रॉपर्टीज़ को जान सकें, समझ रहे हो। तो एक तरीका है किसी भी इन सारे एलिमेंट्स को अरेंज करने का। तो दैट वेज ऑफ अरेंजिंग दीज एलिमेंट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, ओके। अब तक हमारे पास कितने एलिमेंट्स खुदे जा चुके हैं, 118, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आने से पहले किन किन लोगों ने एफर्ट्स लगाए या क्या क्या अटेम्प्ट्स से उनके एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन करने में। तो नेक्स्ट टॉपिक इज अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखिए जिस टाइम बात करूं मैं, उस टाइम क्या था, देखो जब मैटर का क्लासिफिकेशन हुआ था तो ऑन 2 बेसिस पे हुआ था सर। क्या हुआ था, उस टाइम सिर्फ 30 एलिमेंट्स ही खोजे जा चुके थे और उस टाइम सर उन्होंने उस टाइम जो लोग थे उन्होंने क्या किया, सिर्फ मैटर को 2 बेसिस पे क्लासीफाई करते, एक तो मेटल्स और एक नॉन मेटल्स। बट बाद में जब मेटलॉइड्स की क्या कहते हैं डिस्कवरी हुई तो फिर कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जो मेटल नॉन मेटल दोनों प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। तो उसका मतलब ये तरीका भी गलत रहा। एक बार पढ़ लेते हैं हम। द अर्लीस्ट attempts to classify elements was grouping the then known elements
दैट मीन्स 30 एलिमेंट्स। उस टाइम जितने भी जाने माने जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कितने 30 थे। तो उनको दो ग्रुपों में बांटा गया। कौन से ग्रुप में बांटा गया? इनटू टू ग्रुप्स कॉल्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो उस टाइम जितने भी 30 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, समझ रहे हो, तो उनको मेटल और नॉन मेटल्स के बेसिस पे क्या कर दिया? क्लासीफाई कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जब मेटलॉइड्स का डिस्कवरी हुई तो उसके बाद ये दोनों क्या हुआ, इनके अंदर डिफेक्ट्स आने लगे। तो इसका मतलब ये कमी थी, इस तरह के क्लासिफिकेशन तरीका सही नहीं था। नेक्स्ट क्या था? द डिफेक्ट इन दिस क्लासिफिकेशन वाज दैट इट हैड नो प्लेस फॉर मेटलॉइड्स। जैसे मैंने आपको बताया, जब मेटलॉइड्स की डिस्कवरी हुई तो उसके बाद क्या मेटलॉइड का कोई प्लेसेस नहीं था। तो सर, तो हम किन एलिमेंट्स को मेटलॉइड बोले? यानी जो एलिमेंट्स मेटल और नॉन मेटल के वजह से क्लासिफाई हुए थे, उसका मतलब उन्हीं में से कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी थे जो मेटलॉइड्स के का भी मतलब प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो उनको फिर कैसे रखें? तो उसका मतलब क्या है, ये तरीका भी प्रॉपर नहीं था। तो ठीक है, तो क्या द डिफेक्ट इन दिस क्लासिफिकेशन वाज दैट इट हैड नो प्लेस फॉर मेटलॉइड्स, दैट इज एलिमेंट्स व्हिच हैव बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, व्हिच वर डिस्कवर्ड लेटर। बाद में जो भी खोजे गए तो बाद में मेटलॉइड्स जब की डिस्कवरी हुई तो ये तरीका बिल्कुल सही नहीं था। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं डॉवरिनेट्स का ट्राइड। देखो, डॉवरिनेट्स एक ऐसे साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था कि कुछ ऐसे ग्रुप्स बनाए थे एलिमेंट्स के, 3 एलिमेंट्स के जो ग्रुप थे उनको क्या बोला गया? ट्राइड्स। दैट मीन्स ट्राइड इज द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, और वो भी कैसे? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, यानी कि बढ़ते हुए एटॉमिक मास के फॉर्म में या क्रम में क्या किया उन्होंने? 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। जैसे मैं आपको बताऊं, देखो शॉर्ट फॉर्म है इनका। देखो, एक तो नपस NPAS, एक तो कलवरी, एक है कसरवा। बहुत सारी चीज़ें तरीके से मैं आपको बताऊंगा, इनको लर्निंग का मेथड क्या है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। लॉ ऑफ ट्राइड क्या दिया था ना डॉवरिनेट्स ने क्या दिया था? लॉ ऑफ ट्राइड दिया था। तो लॉ क्या कहता है? व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in the order of their increasing atomic mass, the atomic mass of the middle element was approximately the mean of the atomic masses of the other 2 elements। तो देखो उन्होंने क्या बोला था कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ट्राइड्स क्या होता है कि जब भी हम किसी भी 3 एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास में रखें, that means if we arrange these 3 elements in the order of their increasing atomic mass, then क्या होता है कि उनका जो बीच वाला एलिमेंट होता है उसका जो मास होता है वो क्या होता है? पहले और तीसरे एटॉमिक मास के हाफ की समेशन के हाफ के बराबर होता है। यानी कि जो पहला और तीसरे का जो समेशन है ना, उसके एवरेज के बराबर आता है। तो इन्होंने ये डॉवरिनेट्स ने बात बोली थी। तो यहाँ पे क्या है? द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, यानी कि जो मिडिल एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास है वो क्या होता था? वॉज अप्रोक्सीमेटली मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट, यानी कि 2 अदर 2 एलिमेंट्स का जो मीन निकालते हैं, समझ रहे हो, तो उसके बराबर आता था एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट। यानी बीच वाले मिडिल एलिमेंट का जो मास था वो पहले और तीसरे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के समेशन के हाफ के बराबर आता था, समझ रहे हो। तो ये उन्होंने बोली थी। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास कुछ ग्रुप्स है, यानी कुछ ट्राइड्स है जो कि डॉवरिनेट्स है। उस टाइम जितने भी हमारे पास नॉन एलिमेंट्स थे तो उन एलिमेंट्स को उठाया था और उनका क्या बनाए थे? ट्राइड्स बनाए थे। तो उस बेसिस पे उन्होंने रखा। तो अब देख लेते हैं हम कैसे है। देखो, मैं आपको एक बार दिखा दूँ कौन कौन से। देखो यहाँ पे आप देखो डॉमिनेटेड ट्राइड्स कौन कौन से थे। देखो, पहला था ग्रुप था, पहला जो ट्राइड था वो क्या था? लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इसका मतलब हम इसको ऐसे याद करते हैं, लीना के। कैसे याद कर सकते हैं? लीना के। नेक्स्ट था कसरवा, दैट मीन्स कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। इसका याद करने का तरीका है कसरवा। अगला ट्राइड था कलवरी। क्या था? कलवरी, दैट मीन्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और इससे अगला जो ट्राइड था वो क्या था? ससीते। क्या था? ससीते, दैट मीन्स सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम। ठीक है ना। तो ये तरीका था। तो लीना के, कसरवा, कलवरी और ससीते, तो ये क्या कहते हैं? 4 इंपॉर्टेंट ट्राइड्स थे जो कि डॉवरिनेट्स ने क्या किया था? बनाए थे, समझ रहे। तो उन्होंने क्या किया था कि जो जितने भी बीच वाले एलिमेंट्स है उनके जो एटॉमिक मास था पहले और तीसरे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के समीशन के हाफ के बराबर आता था। दैट इज मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट्स। ठीक है ना। तो ये था। तो हम देख लेते हैं। तो लिथियम का कितना 6.9 है और पोटेशियम का कितना था 39। तो इन दोनों जोड़ेंगे तो इनको हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा? लगभग 23 के आसपास आएगा। तो हाँ, एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, कुछ हमारे पास देखो कौन कौन से ट्राइड्स है। लीना के को देख लेते हैं। समझो, पहला जो ट्राइड है पहली लाइन में, देखो पहली रो में देखना आप कौन कौन से? लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो लिथियम का कितना एटॉमिक मास है? 7। पोटेशियम का कितना है? 39। तो अगर हम पोटेशियम और लिथियम को जोड़ते हैं कितना आता है? 39 + 7/2। उसका हाफ करते तो कितना आएगा? 23 आएगा। इसका मतलब क्या है? उन्होंने ये बात बोली तो जो बीच वाला एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है वो पहले और तीसरे के समेशन के हाफ के बराबर। उसका मतलब क्या है? पहला तो चलो ठीक है, मान लिया कि जो एटॉमिक मास आ रहा है बीच वाले का इस तरीके से बिल्कुल 23 आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ट्राइड क्या था? कलवरी, दैट मीन्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखो
क्लोरीन का कितना है 5.5 है और आयोडीन का कितना है 127। तो इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो ब्रोमीन के हाफ के बराबर देखते हैं कितना आता है 127 प्लस 35.5 अपॉन 2 कितना आ रहा है 81.25 और जबकि एक्चुअल में ब्रोमीन का कितना है 80 है। तो हम देख सकते हैं कि ज़्यादा फर्क नहीं है, 1 या 1.25 का क्या है एटॉमिक मास का डिफरेंस। तो चलो ठीक है मान लिया, चलो ये भी तरीका मान लिया, हो सकता है, ठीक है पॉसिबल है। और देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट जो है कसरवा, यानी कि कैल्शियम स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। तो देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रोंटियम का निकालने क्या है, कैल्शियम का कितना है 40 है और स्ट्रोंटियम का है 88 और बेरियम का कितना है 137, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रोंटियम का निकालने क्या करेंगे, पहले और तीसरे के मास को जोड़ेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे। तो देख सकते हैं 40 प्लस 137 अपॉन 2 कितना हुआ 88.5। इसका मतलब क्या है, एक्चुअल में कितना है 88 है बट आ कितना रहा है 88.5, तो 0.5 का डिफरेंस है। चलो ठीक है मान लिया, ठीक है ये जो है तरीका मान लो सही हो सकता है। बट जब आगे जितने भी एलिमेंट्स खोजे गए, अब तो हमारे पास देखो 118 एलिमेंट्स हैं, अगर आज के टाइम में अगर हम डॉबरीनेट स्ट्राइड्स के अकॉर्डिंग अगर हम अरेंज करें तो इसका मतलब अब जितने भी हमारे पास नोन एलिमेंट्स हैं उनमें से आप देखना कि 99% जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस लॉ को फॉलो ही नहीं करेंगे, समझ लो। तो इसका मतलब लॉ ऑफ स्ट्राइड्स क्या था, डॉबरीनेट्स का बिल्कुल फेल हो गया, क्योंकि ये तरीका बिल्कुल गलत था। क्योंकि इन्होंने क्या बेस बनाया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, तो ये तरीका गलत था, समझ रहे हो, ये था पूरा पूरा। चलिए अब नेक्स्ट है हमारे पास, जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए वो थे न्यूलैंड्स। कौन थे, न्यूलैंड्स। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या बोलता है, देखो इसने एक क्या कहते हैं कंपैरिजन किया था किससे, 7 जो स्वर होते हैं, यानी कि हमारे पास जो 7 स्वर्स होते हैं म्यूजिक में वो क्या होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, 7 हो गए। अब फिर से 8वां स्वर कौन सा होता था, सा आ जाता था। तो इन्होंने एक तरीका ढूंढा कि जब भी हम जो जितने भी हमारे पास नोन एलिमेंट्स उस टाइम के अगर उनको अरेंज करते, समझ रहे हो, इन्होंने क्या किया था, जितने भी नोन एलिमेंट थे उस टाइम में उन्होंने क्या किया, अरेंज किया, क्या कहते हैं, इन द ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो इन्होंने क्या किया, बढ़ते हुए एटॉमिक मास में अरेंज किया। तो इन्होंने एक बात बोली थी कि क्या बोला था इन्होंने कि अगर बढ़ते हुए क्रम में एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के एलिमेंट के एटॉमिक मास को बढ़ते हुए जो एटॉमिक मास है एलिमेंट्स को अरेंज करें, समझ रहे हो, तो जो 8वां एलिमेंट होता था वो फिर से अपने पहले वाले एलिमेंट्स के साथ अपनी प्रॉपर्टी मैच करता, ठीक है। मान लीजिए चलो इस तरह के तरीके से भी हम अरेंज कर लेते हैं। तो क्या बोलते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या बोलता है, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in the increasing order of their atomic masses, the properties of every 8th element is similar to the first element। तो इन्होंने क्या बात बोली थी, जब भी हम बढ़ते हुए एटॉमिक मास में एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे, दैट मीन्स इफ वी अरेंज द एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, तो इसका मतलब क्या था कि जो हर एक जो 8वां एलिमेंट होगा वो अपने से जो पहला वाला एलिमेंट था उसके साथ प्रॉपर्टी मैच कराएगा। तो ये बात उन्होंने बोली थी, क्या बोला, द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला था न्यूलैंड्स ने, ठीक है। तो क्या दिया था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये दिया था कि जब भी हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, तो जो 8वां एलिमेंट हो वो अपने पहले एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टी मैच करेगा। तो चलो हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे क्या देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो ये कुछ एलिमेंट्स है उस टाइम के, ठीक है। तो चलो हम देख लेते हैं कैसे कैसे प्रॉपर्टी मैच हो रही है। यहाँ देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं लिथियम से, ठीक है ना। तो देखो लिथियम से स्टार्ट करें और लिथियम के बाद जो 8वां एलिमेंट है कौन सा है, सोडियम है। तो देखते हैं, देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 लिथियम से स्टार्ट करें तो कहाँ था, लिथियम के से स्टार्ट करें तो 7वां एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन। बट 8वां एलिमेंट कौन सा है, वो है सोडियम, दैट मीन्स Na। तो इसका मतलब क्या है कि जो सोडियम है उसकी प्रॉपर्टी किससे मैच हो रही है, फर्स्ट एलिमेंट, दैट मीन्स लिथियम से। ऐसी बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम किससे हो रही थी, मैग्नीशियम से हो रही थी। बोरॉन की बात करें तो बोरॉन का से हम स्टार्ट करें तो 8वां एलिमेंट कौन सा है, एल्यूमिनियम। तो ये क्या है, कुछ तरीके तो इनके सही थे बट आगे जितने भी और एलिमेंट्स खोजे गए तो इनका जो तरीका था ना वो फिट नहीं बैठ रहा था, समझ रहे हो। तो इसलिए इनका क्या कुछ लिमिटेशंस हो गए। सो ये क्या है, ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ किसका, न्यूलैंड्स का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो ज़्यादातर सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसलिए न्यूलैंड्स क्या हो गए, फेल हो गए इन डिस्कवरिंग इन अरेंजिंग दिस एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, समझ रहे हो। तो अब यहाँ देख लेते हैं कौन कौन से लिमिटेशंस हैं
क्या था, न्यूलैंड कुड अरेंज एलिमेंट्स ओनली अप टू कैल्शियम। देखो उस टाइम जितने भी हमारे एलिमेंट्स थे वहाँ कैल्शियम तक इनका तरीका सही था, बट उसके बाद और भी जितने एलिमेंट्स थे 56 एलिमेंट्स उस टाइम थे, बट जब उसको आगे और अरेंज किया गया तो इसका मतलब क्या, उनका तरीका था वो क्या था, फिट नहीं बैठ रहा था, समझ रहे हो। तो आउट ऑफ द टोटल 56 एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम, यानी उस टाइम 56 एलिमेंट्स खोजे जा चुके थे, बट न्यूलैंड का जो तरीका था वो सिर्फ कैल्शियम एलिमेंट तक ही फिट बैठ रहा था। उसका मतलब ये खामियां थी इनमें, समझ लो। नेक्स्ट क्या था पॉइंट, आफ्टर कैल्शियम एवरी एट्थ एलिमेंट डिड नॉट पोजेसेस प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो देखो मैंने क्या बताया, अभी 56 एलिमेंट्स टाइम खोजे गए थे, बट कैल्शियम के बाद इनका तरीका क्या, फिट नहीं बैठ रहा था, कोई प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रही थी 8 बार पहले एलिमेंट्स की, ठीक है ना। अगला क्या है, ओनली 56 एलिमेंट्स वर नोन एट दैट टाइम ऑफ न्यूलैंड बट लेटर सेवरल न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, ठीक है ना। तो 56 के अलावा और भी डिस्कवर करेंगे। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू फिट द एग्जिस्टिंग एलिमेंट अरेंजमेंट न्यूलैंड प्लेस 2 एलिमेंट्स इन द सेम पोजिशन विच डिफर्ड इन देयर प्रॉपर्टीज। देखो क्या खामियां थी, इन्होंने क्या किया था कि 2 एलिमेंट्स को सेम पोजीशन में रख दिया, जबकि उनमें क्या थी, प्रॉपर्टीज में डिफरेंस था। देखो तो पॉसिबल ही नहीं है, हम अगर प्रॉपर्टीज डिफरेंस हो तो हमको हम एक ग्रुप में और एक पोजीशन पर रख ही नहीं सकते हैं। तो ये इनकी खामियां थी, समझो। इन्होंने क्या किया था कि डिफरेंट एलिमेंट्स को सेम पोजीशन। नेक्स्ट है, द पीरियोडिक टेबल डिड नॉट इंक्लूड इनर्ट गैसेज बिकॉज दे वर नॉट डिस्कवर्ड देन। देखो इन्होंने जब इस हिसाब से अरेंजमेंट किया तो देखो उस टाइम पीरियोडिक टेबल में, और आज हम देखते हैं क्या है, इनर्ट गैस के लिए या नोबल गैसेस के 18 ग्रुप एलिमेंट है, समझ रहे हो। बट उस टाइम जो खोजा गया था, एलिमेंट जितने भी खोजे गए थे, और उन्होंने जब अरेंज किया था, अपनी एक टेबल दी थी, तो क्या हुआ था, इन्होंने जितनी भी हमारे इनर्ट गैसेस थी उनके लिए इन्होंने कोई कॉलम नहीं बनाया, समझ लो। ये भी खामी आती है, समझ लो। तो ये सब इनका तरीका था, जिन्होंने क्या किया था, फर्स्ट एलिमेंट्स के और 8th एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग इन्होंने प्रॉपर्टी मैच कराने की कोशिश करी, बट ये ज़्यादातर चल नहीं पाया। कैल्शियम के बाद तो इनका जो लॉ था बिल्कुल फेल हो गया, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल है, क्वेश्चन बोर्ड में आ जाते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है ना। तो इनकी कुछ बातें सही थी, कुछ गलत थी, बट इनका भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक्चुअली में जो आज हम जो पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ परसेंट जो लुक है पीरियोडिक टेबल का, वो मेंडलीव्स नहीं दिया था, ठीक है ना। तो हम एक बार पढ़ लेते हैं क्या है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। देखो डॉवरिनर्स ने भी एटॉमिक मास को बेस बनाया, न्यूलैंड्स ने भी एटॉमिक मास को बेस बनाया, और मेंडलीव्स ने भी एटॉमिक मास को बेस बनाया। तो इन्होंने क्या कहा, जितनी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी एलिमेंट्स की, वो किस वजह से आती हैं, उनके एटॉमिक मास की वजह से आती हैं, समझ रहे हो। तो उन्होंने क्या बोला, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। यानी जब भी क्या कहते हैं एटॉमिक मास पीरियोडिकली फंक्शन करेगा, दैट मीन्स कहीं ना कहीं पीरियोडिसिटी होगी किसमें, एटॉमिक मास में, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या करेंगी, मैच करेंगी। बट मैं ये कहूँ कि ये तरीका बिल्कुल इनका गलत था। क्यों गलत था, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो इनकी जो एटॉमिक मास का जो बेसिस लिया है इन्होंने, समझ रहे हो, बिल्कुल तरीका गलत था। क्यों करे तो आगे हम पढ़ेंगे। चलिए हम बात करते हैं क्या क्या फीचर्स है मेनली पीरियोडिक टेबल के। मेनली पीरियोडिक टेबल है 6 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स एंड 8 वर्टिकल कॉलम्स, और वी कैन से रोज कॉल्ड ग्रुप्स, ठीक है। देखो यहाँ पे है क्या, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या थे, देखो 6 तो हॉरिजॉन्टल रोज थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं, समझ रहे हो, और 8 वर्टिकल कॉलम्स थे, जिनको क्या बोला गया, ग्रुप्स बोला गया। और द ग्रुप्स 1 to 7 हैव हैड 2 सब ग्रुप्स कॉल्ड ए सब ग्रुप एंड बी सब ग्रुप। अब जितने भी ग्रुप्स थे 1 से लेकर 7 तक, उनको फिर से दो सब ग्रुपों में बांटा गया, समझ लो, क्या क्या, ए सब ग्रुप और बी सब ग्रुप। और जो 8वां ग्रुप था उसमें क्या था, सिर्फ क्या था, 3 रोज थी एलिमेंट्स की, समझ रहे हो, कितने रोज थी, एलिमेंट्स की 3 रोज थी। एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। देखो ये तरीका देखो आज भी अलाउ होता है कि जो प्रॉपर्टीज मैच होंगी तो वो सेम ग्रुप में आ जाते हैं, समझ रहे हो। बट उन्होंने भी ये बात सही बोल दी थी, जैसे किसी भी एलिमेंट्स की अगर प्रॉपर्टीज मैच होती है तो उनको एक सेपरेट ग्रुप में हम रखते थे। यानी कि मान चलो हमारे पास पहला ग्रुप है, और पहले ग्रुप की प्रॉपर्टीज हमारे 4 एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स ऐसे जो पहले ग्रुप के साथ मैच करते हो, हम उनको पहले ग्रुप में रखेंगे, समझ रहे हो। तो जैसे प्रॉपर्टीज पहले ग्रुप में मैच होती हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको एक ही इस ग्रुप में रख देते हैं, समझ रहे हो। तो क्या था, ग्रुप 8 हैड 3 रोज ऑफ एलिमेंट्स
एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज वर प्लेस इन द सेम ग्रुप। अगर सिमिलर प्रॉपर्टीज है तो उनको सेम ग्रुप में रखते हैं, समझ रहे हो। अगर यहाँ पे बात करते हैं, देयर आर सम स्पेसेस लेफ्ट वैकेंट इन द टेबल टू एकोमोडेट द एलिमेंट्स टू बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी, इन्होंने क्या कहा था, 3 पोजीशन छोड़ दी थी। कितनी छोड़ दी थी? 3। इन्होंने क्या बोला था कि ये जो पोजीशंस हैं, अभी जो एलिमेंट्स आगे फ्यूचर में क्या होने वाले, डिस्कवर होने वाले हैं। तो उन्होंने पहले ही क्या कहते हैं, प्रेडिक्ट कर लिया था कि कुछ क्या कहते हैं, जितने भी एलिमेंट्स अगर यहाँ पे आते हैं तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स इस पोजीशन को क्या करेंगे, अटेन करेंगे, ठीक है ना। तो इन्होंने प्रेडिक्शन पहले ही कर लिया था कि कुछ एलिमेंट्स आएंगे जो कि इनकी प्रॉपर्टी इस ग्रुप से मैच करेगी, ठीक है ना। देख लेते हैं हम क्या है। जैसे मैंने आपको बताया, देखो क्या है, वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोला गया, ग्रुप्स बोला गया, और हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोला गया, हॉरिजॉन्टल रोज को बोला गया पीरियड्स। तो वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। तो कितने पीरियड्स से, उसमें 6 पीरियड्स से मेंडलिस पीरियोडिक टेबल में, और 8 थे वर्टिकल कॉलम्स, दैट मीन्स ग्रुप्स। कितने ग्रुप थे? 8 ग्रुप्स थे, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखो 1 से लेके 7 तक जो ग्रुप हैं वो क्या है, ए सब ग्रुप और बी सब ग्रुप में डिवाइड करे गए हैं। जो 8वां ग्रुप था उसमें क्या है, सिर्फ 3 ही रोज थी, दैट मीन्स 3 ही पीरियड्स थे। आप देख सकते हो 4th, 5th एंड 6th, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ग्रुप्स को सब ग्रुप्स में डिवाइड कराया फ्रॉम ग्रुप 1 to 7, और 8वां जो ग्रुप है वो सिर्फ उसमें 3 ही रोज हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो ये पीरियोडिक टेबल थी। अब यहाँ कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि फ्यूचर में आने वाले थे, उन्होंने प्रेडिक्ट कर लिए थे। तो ये थी मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल। अब बात करते हैं यहाँ पे कि क्या क्या मेरिट्स थी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की। देखो यहाँ पे क्या है कि उन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट्स प्रेडिक्ट कर लिए जो कि फ्यूचर में आने वाले थे, यानी फ्यूचर में डिस्कवर करने वाले थे। क्या थे? देखो, ए का बोरॉन, ए का एल्यूमिनियम और ए का सिलिकॉन। ए का बोरॉन को क्या बोला गया, जो फ्यूचर में यानी इस करंट पोजीशन में हम क्या बोलते हैं, क्या बोरॉन को स्कैंडियम बोलते हैं। ए का एल्यूमिनियम क्या बोलते हैं, गैलियम बोलते हैं। और ए का सिलिकॉन क्या बोलते हैं, जर्मेनियम बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने पहले से क्या प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये एलिमेंट्स फ्यूचर में आने वाले हैं, और उन्होंने बिल्कुल सही पोजीशन दी उनकी कि जिनकी प्रॉपर्टीज मैच होंगी उनको उसी ग्रुप में रखा गया, ठीक है ना। तो मेंडलीव्स केप्ट सम ब्लैंक स्पेसेस इन द पीरियोडिक टेबल फॉर द एलिमेंट्स विच वर येट टू बी डिस्कवर्ड, यानी जो कि आगे डिस्कवर होने वाले थे। कौन कौन से थे? प्रेडिक्टेड एलिमेंट्स, ए का बोरॉन, ए का एल्यूमिनियम, ए का सिलिकॉन। ए का बोरॉन को स्कैंडियम बोला गया, ए का एल्यूमिनियम को गैलियम बोला गया, ए का सिलिकॉन को जर्मेनियम बोला गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है, ही ऑल्सो प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ सम एलिमेंट्स इवन बिफोर देयर डिस्कवरी विच वर लेटर फाउंड टू बी करेक्ट। देखो, अब कुछ ऐसे हमारे पास एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज उन्होंने डिस्कवर कर ली थी, जैसे कि देखो हम बात करते हैं ना, देखो एटॉमिक मास, उनके ऑक्साइड्स का फॉर्मूला और उनके क्लोराइड्स का फॉर्मूला। तो ये सारी चीज़ें आगे जाके जब क्या कहते हैं कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग तो बनेंगे, समझ रहे हो, उनकी बैलेंसी क्या रहेगी उसके अकॉर्डिंग बनेंगे। तो उन्होंने प्रेडिक्ट कर लिए थे इनके ये फॉर्मूला आएंगे। तो क्या था, देखो एटॉमिक मास क्या था, 68 और 69.7, यानी कि एक का एल्यूमिनियम की बात करूँ तो उसका एटॉमिक मास क्या था, 68, समझ रहे हो, और गैलियम का 69.7। ऐसी उनकी ऑक्साइड्स क्या बनेंगी, एल्यूमिनियम की बनेंगे E2O3 और गैलियम के बनेंगे Ga2O3। ऐसी क्लोराइड्स का बनेंगे, एक एल्यूमिनियम के ECl3 और गैलियम का बनेगा GaCl3। तो ये सारे कुछ इनके पास प्रेडिक्शन थी जो कि बिल्कुल सही निकली, ये इनके मेरिट्स थे। अब बात करेंगे कुछ ना कुछ इनके अंदर खामियाँ थी। क्या खामियाँ थी? देख, मेंडलीव्स कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो, ये चीज़ अभी भी रहस्य है कि जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो फर्स्ट ग्रुप में भी आता है हाइड्रोजन और 17 ग्रुप की प्रॉपर्टी भी शो करता है। इसका मतलब ये एनोमलस बिहेवियर अभी भी है हाइड्रोजन का, कि वो फर्स्ट की भी प्रॉपर्टी शो करता है ग्रुप की, और 17 ग्रुप जो कि हेलोजन ग्रुप है उसकी भी प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये अभी भी रहस्य है। तो इन्होंने क्या किया, जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें भी क्या था कि देखो हाइड्रोजन की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उसके बाद क्या है, आइसोटोप्स की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि आइसोटोप की पोजीशन प्रॉपर है कि नहीं, समझ रहे हो। आइसोटोप्स मैंने आपको बताया था ना 9th क्लास में, क्या था कि दोज एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। तो आइसोटोप्स की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तीसरा था एनोमलस पेयर्स है, वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लेंथेनोइड्स की पोजीशन नहीं कर पाए। लेंथेनोइड्स का मतलब है जो लेंथेनियम एलिमेंट्स के बाद जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, समझ रहे हो। पीरियोडिसिटी का कॉजेस क्या लिया था उन्होंने, एटॉमिक मास का, जो कि बिल्कुल गलत तरीका था। तो इन्होंने इन्होंने ये तो मान लिया था कि ठीक है पीरियोडिसिटी किसकी वजह से आ रही है, एटॉमिक मास की, पर मैं मानता हूँ गलत थी, सब लोग जानते हैं गलत थी। तो बट जब इन्होंने माना पीरियोडिसिटी और एटॉमिक मास से, तो बट क्यों है, इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं था, नहीं कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है ना।
उसके बाद उन्होंने एक तरीका गलत किया था कि कुछ सिमिलर एलिमेंट्स को सेपरेट कर दिया था और कुछ डिसिमिलर एलिमेंट्स को क्या कर दिया, ग्रुपिंग कर दी थी। तो ये तरीका गलत था, यानी कि देखो जिनकी प्रॉपर्टी मैच ही नहीं हो सकती तो उनको सिमिलर कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो नॉन सिमिलर थे उनको क्या कहते हैं ग्रुपिंग कर दी और जो सिमिलर थे उनको सेपरेट कर दिया, समझ रहे हो। और उसके बाद था कुछ मेटल और नॉन मेटल के बारे में उन्होंने कुछ बताया नहीं, जो कि आज की पीरियोडिक टेबल में हम क्या देखते हैं, मेटलॉइड्स भी हैं, मेटल्स भी हैं और नॉन मेटल्स भी हैं, ठीक है ना। तो ये था क्या कहते हैं मेंडलियस पीरियोडिक टेबल के बारे में। आगे हम बात करेंगे किसकी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक ऐसी पीरियोडिक टेबल है जिसमें क्या होता है, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखना चीज़ को। वहाँ जो तीनों साइंटिस्ट थे, डॉवरिनर्स, न्यूलैंड्स और मेंडलीव, इन्होंने कौन सा तरीका अपनाया था, सिर्फ अपनाया था एटॉमिक मास का, जो कि क्या किया था उन्होंने इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे क्या किया था, अरेंज किया था। बट वो तरीका बिल्कुल गलत था। बट यहाँ जो हेनरी मोजेले ने जो तरीका अपनाया वो क्या बेसिस था, वो बेसिस था एटॉमिक नंबर, समझ रहे हो। उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को देखा कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको सेम ग्रुप में रख दिया, ठीक है ना। तो ये था हेनरी मोजेले का तरीका। तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या कहता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इन 1913 हेनरी मोजेले प्रूव दैट द एटॉमिक नंबर इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी रादर देन इट्स एटॉमिक मास। तो इन्होंने सही कहा बिल्कुल। देखो हेनरी मोजेले ने बिल्कुल सही कहा। 1953 में उन्होंने बात बोली थी कि ये तो तरीका है क्या कहते हैं एलिमेंट्स को डिस्कवर करने का, या सॉरी अरेंज करने का, वो क्या तरीका है, सिर्फ वी कैन डन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर इंस्टीड ऑफ एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर के बेस पे इन्होंने क्या किया, इस चीज़ को एलिमेंट्स को क्या किया, अरेंज किया। अब क्या बोलता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। अब देखो जो पीरियोडिसिटी आती है यानी प्रॉपर्टीज़ का रिपीटिशन, यानी कि पीरियोडिसिटी मतलब रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज़, समझ रहे हो। तो प्रॉपर्टीज़ जो एलिमेंट्स की हैं उनमें अगर जो पीरियोडिक फंक्शन क्या था, एटॉमिक नंबर था, यानी कि पीरियोडिसिटी किसकी वजह से आ रही थी, द पीरियोडिसिटी कम्स ड्यू टू एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर की वजह से ही क्या आ रही थी, पीरियोडिसिटी आ रही थी। अब ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब कैसे इन्होंने किया, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स के टर्म्स में इन्होंने क्या किया, अरेंज किया। यानी जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता गया तो उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को भी अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। बट एक चीज़ और है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि उनकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो डिपेंड करता है उनकी वो बताता है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी। अगर सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका मतलब द एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, दैट मीन्स बैलेंस शेल, तो द एलिमेंट्स विल बी पुटेड इन द सेम ग्रुप, समझ रहे हो। यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ठीक है मान लिया डिफरेंट हो सकता है, बट इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका, आउटरमोस्ट शेल का, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनकी बैलेंस शेल में या आउटरमोस्ट शेल में, उनके अगर वो सेम है तो इसका मतलब वो दोनों एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ सेम होगी और मैच करेगी, और इसी वजह से उनको क्या किया, सेम ग्रुप में डाल दिया गया। आगे बढ़ते हैं। द पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज कॉल्ड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग जो हमने पीरियोडिक टेबल बनाई उसको क्या बोला गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोला गया, समझ रहे हो। अब हम यहाँ देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल है, मैं आपको इसी में ब्रीफ करूंगा, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कुछ ट्रेंड्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। बट इससे पहले ये जो मैं आपको पीरियोडिक टेबल के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, समझ रहे हो। यहाँ पे देखना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या बताया गया है, कितने ग्रुप्स बताए गए हैं। वर्टिकल कॉलम्स को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वही क्या बोला गया, ग्रुप्स बोला गया, और हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोला गया, पीरियड्स बोला गया। तो इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स, दैट मीन देयर आर 18 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। कौन कौन से हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, उसके बाद देखो 13, 14, 15, 16, 17, और जो लास्ट ग्रुप है कौन सा वाला, 18 ग्रुप, जो कि आपको पूरा ग्रीन नज़र आ रहा होगा राइट मोस्ट साइड में, समझ रहे हो, लाइट ग्रीन, वो क्या है, नोबल गैस ग्रुप है, ठीक है ना। एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और उन्होंने क्या बोला, एक बात और बोली, देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज दैट वी कॉल्ड पीरियड्स। तो कितने पीरियड्स थे, 7 पीरियड्स थे। कौन से, हॉरिजॉन्टली अगर हम चलें, यानी कि हॉरिजॉन्टल रोज थी, कितनी थी, 7 थी, समझ रहे हो। तो 7 हॉरिजॉन्टल रोज बताई और 18 वर्टिकल कॉलम्स बताए, तो हॉरिजॉन्टल रोज को बोला गया पीरियड्स। तो कितने पीरियड्स से, 7 पीरियड्स से 18 ग्रुप्स थे, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो पहला ग्रुप है उसको बोला गया एल्कली मेटल ग्रुप। क्या बोला गया, एल्कली मेटल ग्रुप।
सेकेंड ग्रुप था वो क्या बोला गया, एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप, क्योंकि हमारे क्या है अर्थ क्रस्ट से जो एलिमेंट्स निकलते हैं वो थोड़े से एल्कलाइन नेचर के होते हैं, हम जब भी उनका एक्टिव सॉल्यूशन क्रिएट करेंगे, समझ रहे हो। तो क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। अब ध्यान से सुनना, जो ग्रुप था, ग्रुप से लेके ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12, यानी 3 से लेके 12 जो ग्रुप के एलिमेंट्स थे उनको बोला गया ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोला गया, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और जो ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक थे उनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोला गया। देखो ग्रुप 1 और 2 को बोला गया एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक बोला गया डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स को बोला गया पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन है वो पी की टर्म पी वाला आता है, समझ रहे हो। आप मैं बताऊंगा इस चीज़ को, ठीक है ना, आगे जो आप 11th क्लास में भी इस चीज़ को जानोगे। और सुनो, जो 13th ग्रुप है उसको बोला गया बोरॉन फैमिली ग्रुप, 14th ग्रुप को बोला गया कार्बन फैमिली ग्रुप, 15th ग्रुप को बोला गया नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप, 16 ग्रुप को बोला गया ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप, और 17 ग्रुप को बोला गया हेलोजन फैमिली ग्रुप, क्योंकि जितने भी क्या है हेलोजन्स हैं। और 18 ग्रुप को बोला गया क्या, नोबल गैस ग्रुप, या क्या कहते हैं इनर्ट गैस ग्रुप। अब देखो इसी ग्रुप को मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में जीरो ग्रुप बोला गया। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या था, इनकी कोई क्या कहते हैं वैलेंसी जीरो होती है, क्योंकि इनर्ट गैस है, समझ रहे हो। तो इस वजह से क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में जीरो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि इनके डबलेट या ऑक्टेट क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो इनके डबलेट ऑक्टेट इसलिए कंप्लीट होते हैं। इसका मतलब क्या है, इनकी आउटर मोस्ट शेल क्या है, फुलफिल्ड होती हैं, समझ रहे हो। तो इसलिए इनको बोला गया जीरो ग्रुप। तो उसके बाद आते हैं जो नीचे आपको दिख रहा है लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स, ये क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इनको लेंथेनॉइड इसलिए बोला क्योंकि ये जितने भी हमारे पास 57 के बाद, यानी 57 आप देख सकते हो पीरियड नंबर 6 में और ग्रुप नंबर 3 में कौन सा एलिमेंट्स है, लेंथिनम LA। उसको फॉलो करने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाएगा, लेंथेनॉइड्स। ऐसे ही ग्रुप 3 में और पीरियड 7 में 89 वाला जो एलिमेंट्स है यानी एक्टेनियम, तो एक्टेनियम को फॉलो करने वाले जितने एलिमेंट्स हैं क्या बोलेंगे, एक्टेनाइट्स बोलेंगे, समझ रहे हो। तो लेंथेनॉइड और एक्टेनाइट एक्चुअली है क्या, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है ना। तो इसलिए इनको क्या बोला, इनको अलग से सेपरेट रखा गया। और एक कारण ये भी है क्योंकि देखो पीरियोडिक टेबल का जो लुक है वो चेंज ना हो जाए, इसलिए क्या करें, इनको एक नीचे सेपरेट रखा गया एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को, ठीक है। तो ये था पीरियोडिक टेबल के बारे में। आगे मैं बैलेंसी के ऊपर बात करूँगा। जो फर्स्ट ग्रुप की बैलेंसी है वो +1 बताई गई, सेकेंड ग्रुप की बैलेंसी वो +2 बताई गई, 13 ग्रुप की जो बैलेंसी है वो +3 बताई गई, और 14 ग्रुप की बैलेंसी वो +-4 बताई गई, 15 ग्रुप के एलिमेंट्स की जो बैलेंसी है वो -3 बताई गई, 16 ग्रुप के एलिमेंट्स की जो बैलेंसी है वो -2 बताई गई, 17 ग्रुप के एलिमेंट्स की बैलेंसी -1 बताई गई, और नोबल ग्रुप या फिर क्या कहते हैं 18 ग्रुप के एलिमेंट्स की बैलेंसी 0 बताई गई, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं हम थोड़ा और पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। अब बात करें पीरियड्स की। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, देयर आर 6 पीरियड्स, देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रो, दैट मीन्स 7 क्या थे, पीरियड्स से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। 6 तो किसमें थे, वो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है। 7 अब यहाँ पे 7 पीरियड्स किसमें है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ठीक है ना। पढ़ लेते हैं। द हॉरिजॉन्टल रोज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। मैंने बताया आपको जितनी भी हॉरिजॉन्टल रोज है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उनको क्या बोला गया, पीरियड्स बोला गया, समझ रहे हो। अब नेक्स्ट पॉइंट है, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 पीरियड्स विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 7। अब देखो मैंने बताया कि 7 हॉरिजॉन्टल रोज है, इनको पीरियड बोला गया। अब कितने उनकी नंबरिंग कर दी, यानी 1 से लेके 7 तक, समझ रहे हो। अब उसके बाद क्या है, इन ईच पीरियड अ न्यू शेल स्टार्ट्स फिलिंग अप, समझ रहे हो। देखो जैसे जैसे हम नीचे डाउन द ग्रुप जाएंगे, समझ रहे हो, क्या होता है कि हमेशा एक शेल्स बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, शेल बढ़ जाती है। तो यानी कि पहले पीरियड्स में 1 शेल होगी, दूसरे पीरियड में 2 शेल होंगी, तीसरे पीरियड में 3 शेल होंगी, चौथे पीरियड में 4 शेल होंगे। ऐसे कैसे जब हम 1 to 7 जाएंगे तो क्या है, शेल्स इंक्रीज होती चली जाती हैं, समझ रहे हो। ये हैं द एलिमेंट्स इन अ पीरियड हैव कंसेक्यूटिव एटॉमिक नंबर्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके क्या कहते हैं, एक पार्टिकुलर पीरियड्स में क्या होता है कि देखो सेल्स तो इंक्रीज होती नहीं है, पार्टिकुलर पीरियड की बात करूँ, बट वहाँ पे क्या होता है, जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं आउटर मोस्ट शेल में, समझ रहे हो। और आउटर मोस्ट शेल में भी होते हैं, और क्या कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होते हैं।
समझ रहे हो। एक कॉन्सेप्ट आएगा इलेक्ट्रोनेफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो आपको बताऊंगा इसी चीज़ से रिलेटेड है, समझ रहे हो। तो क्या होता था, एलिमेंट्स इन द पीरियडिक इन द पीरियड हैव कंसेक्यूटिव एटॉमिक नंबर एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच पीरियड इज गिवन बिलो। क्या है, देखो फर्स्ट जो पीरियड है वो कितने एलिमेंट्स कंटेन करता है, 2 एलिमेंट्स करता है, इसलिए क्या बोला गया उसको वेरी शॉर्ट पीरियड। जो सेकंड और थर्ड पीरियड्स हैं वो क्या कंटेन करते हैं, 8 एलिमेंट्स कंटेन करते हैं, तो उनको बोला गया शॉर्ट पीरियड्स। जो पीरियड नंबर 4th और 5th हैं उसमें कितने सारे हैं, बहुत क्या कहते हैं, उसमें 18 एलिमेंट्स हैं, कितने हैं, 18 एलिमेंट्स, तो वो क्या उसको लॉन्ग पीरियड बोला गया। जो छठवां पीरियड है वो उसको लॉन्गेस्ट बोला गया, क्योंकि उसमें कितने हैं, 32 एलिमेंट्स हैं। और जो पीरियड नंबर 7 है वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि देखो अभी क्या है कि अभी बहुत सारे एलिमेंट्स खोजे जा रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कितने आएंगे मैक्सिमम, समझ रहे हो। तो इसलिए जो पीरियड 6 है उसको लॉन्गेस्ट पीरियड बोला, क्योंकि इसको कितने कैरी करता है, 32 एलिमेंट्स कैरी करता है। तो ये बातें थी किसके बारे में, पीरियड्स के बारे में। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ग्रुप्स। अभी मैंने आपको बताया कि कितने ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स को क्या बोला गया, वर्टिकल कॉलम्स। कितने वर्टिकल कॉलम्स थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स दैट वी कॉल्ड ग्रुप्स। तो कितने ग्रुप्स थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, 18 है, ठीक है ना। तो वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स एंड कंसिस्ट ऑफ 18 ग्रुप्स नंबर फ्रॉम 1 to 18, समझ रहे हो। तो कितने ग्रुप्स थे उसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, 18 नंबरिंग डाली गई 1 से लेके 18। एलिमेंट्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर किसी भी एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट शेल का सेम है तो वो सारे एलिमेंट्स सेम ग्रुप में ही जाके गिरेंगे, समझ रहे हो, यानी सेम ग्रुप में ही लाई करेंगे। तो मैंने क्या लिख रहा है यहाँ पे, एलिमेंट्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप। यानी कि ऐसे एटम्स या एलिमेंट जिसके एटम लास्ट एटमोस्ट शेल में अगर सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं तो वो सेम ग्रुप में जाके ही लाई करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप शोज द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो वो तो नॉर्मल सी बात है कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका आउटर शेल का सेम होगा, समझ रहे, तो आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी क्या होंगी, सेम होगी। इसी वजह से जो ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं एक पार्टिकुलर ग्रुप में उन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, सेम होती हैं। जैसे मैंने बताया एल्कली मेटल फर्स्ट ग्रुप, उन सब जितने भी एलिमेंट्स सबकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ऐसे एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से वाले, ग्रुप नंबर 2, उन सब जो भी एलिमेंट्स लाई करेंगे ग्रुप नंबर 2 में उन सबकी क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, समझ रहे हो। तो जो भी एलिमेंट्स अगर सेम ग्रुप में लाई करते हैं दोज एलिमेंट्स विल हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, ग्रुप 1 कंटेन्स एल्कली मेटल्स। वैसे मैं आपको बताया ग्रुप 1 क्या कंटेन करता है, एल्कली मेटल्स, एंड दीज एलिमेंट्स कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। मैंने क्या बताया, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हो। ग्रुप 2 कंटेन्स एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड दीज एलिमेंट्स कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटमोस्ट शेल। यानी कि ग्रुप 2 को क्या बोला, एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप बोला गया, और उसके अंदर जितने भी मेटल्स हैं क्या बोला गया उनको, एल्कलाइन अर्थ मेटल, और उनके आउटमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझ रहे हो। ऐसे ग्रुप 3 to 12 हैव देयर 2 आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट, समझ रहे हो। तो अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे, अभी ये चैप्टर आएगा आई थिंक 12th में है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तब बात करेंगे, समझ रहे हो। बात करते हैं यहाँ पे ग्रुप 13 से लेके 18 ग्रुप की। तो यहाँ पे क्या होगा, जो 13 से लेके 18 का ग्रुप है उसमें क्या होगा, 3 से लेके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि 13वें ग्रुप में 3 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में, 14वें ग्रुप में 4 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में, 15वें ग्रुप में 5 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में, 16वें ग्रुप में 6 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में, 17वें ग्रुप में 7 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में, और 18वें ग्रुप में 8 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट। दैट मीन्स 18 ग्रुप में ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसका मतलब वैलेंसी क्या होगी, 0 होगी। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है ना। नेक्स्ट है ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैव कंप्लीट आउटरमोस्ट शेल। मैंने क्या बताया आपको, देखो ग्रुप 18 एलिमेंट्स क्या होते हैं, सारे ऑक्टेट और डबलेट यहाँ सबके कंप्लीट होते हैं। इसका मतलब क्या, उनकी वैलेंसी होती है 0। सो दे आर कॉल्ड नोबल एलिमेंट्स और नोबल गैसेस। ओके, लास्ट पॉइंट है इसका, द एलिमेंट्स हाइड्रोजन हैज़ बीन प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ ग्रुप 1 बिकॉज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज सिमिलर टू एल्कली मेटल्स, ठीक है ना। देखो ये प्रॉपर्टी तो फर्स्ट ग्रुप की भी शो करता है और 17 ग्रुप की भी करता है, समझ रहे हो। बट इसको फर्स्ट ग्रुप में इसलिए रखा क्योंकि इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने आउटरमोस्ट शेल में, 1 है, इस वजह से इसको एल्कली मेटल्स के ग्रुप के साथ ही रखा गया, समझ रहे हो। अब बात करते हैं, कुछ ट्रेंड्स हैं हमारे पास मॉडर्न पीरियड टेबल में कि अगर हम राइट में चलेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे, आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, समझ लो। अगर डाउन द ग्रुप आते तो एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक मास के एटॉमिक साइज पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर नीचे से ऊपर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। लेफ्ट से राइट जाते हैं ऊपर की साइड तो मैग्नेटिक कैरेक्टर पर क्या फ़र्क पड़ेगा, या लेफ्ट से राइट में आते हैं तो क्या होता है मेटलिक कैरेक्टर पर क्या फ़र्क पड़ेगा, समझ लो। तो एक एक चीज़ उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो
देखो सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस की। एटॉमिक रेडियस का मतलब एक्चुअली है क्या? द डिस्टेंस बिटवीन आउटरमोस्ट शेल एंड द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के बीच में और आउटरमोस्ट शेल के बीच में जो डिस्टेंस है वही क्या बोला गया? एटॉमिक रेडियस बोला गया। देखो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी आउटरमोस्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच में, एटम के न्यूक्लियस के बीच में, उसका मतलब क्या है? एटम का साइज़ उतना ही बड़ा होगा, यानी कि एटॉमिक रेडियस भी क्या होगी? उतनी ही बड़ी होगी। तो इसी चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि देखो जब भी हम डाउन द ग्रुप आते हैं, यानी कि हम क्या होता है, हम ग्रुप किसी भी ग्रुप में चलते हैं, बट हम टॉप से बॉटम में आएंगे पीरियोडिक टेबल में, क्या होगा? हर एक क्या कहते हैं शेल्स क्या होती हैं? इंक्रीज़ होती चली जाती हैं, और इंक्रीज़ हो जाएंगे शेल तो इसका मतलब क्या? न्यूक्लियस और आउटमोस्ट शेल के बीच में क्या हो जाए? दूरी बढ़ जाएगी, और दूरी बढ़ गई तो इसका मतलब क्या? एटॉमिक रेडियस बढ़ गई, और एटॉमिक रेडियस बढ़ गई तो क्या होगा? एटॉमिक साइज़ बढ़ गया। तो व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज। समझ रहे हो? ये चीज़ें हैं। अब सुनो मेरी बात, अगर लेफ़्ट से राइट में जाते हैं, क्या जाते हैं? लेफ़्ट से राइट में जाते हैं, तो अब ध्यान से सुनना, लेफ़्ट से और राइट में गए तो उसका मतलब क्या है? एक पार्टिकुलर हम क्या कर रहे हैं? पीरियड्स में चल रहे हैं, समझ रहे हो? तो क्या होता है कि वहाँ पे शेल्स तो इंक्रीज़ होती नहीं है, बट क्या होता है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है, और एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है तो क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं। तो न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है? एटम क्या होता है? कंप्रेस होना स्टार्ट कर देता है। तो व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट विल डिक्रीज होगा। ठीक है ना? इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना? नेक्स्ट है हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता क्या है? देखो एक्चुअली आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि कितना हम एनर्जी दें इलेक्ट्रॉन, जिससे क्या है कि वो अपने एटम को छोड़ के भाग जाए, या फिर क्या कहते हैं? आयोनाइज्ड हो जाए। समझ रहे हो? तो एक बात बताओ, जितना न्यूक्लियस से दूर होगा इलेक्ट्रॉन, उतना ही आसान है इलेक्ट्रॉन को निकालना। ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को उतना ही आसान होगा, यानी हमें क्या करना? बहुत ही कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में। बट जितना पास होगा, या फिर क्या कहते हैं, जितना सुगड़ेगा एटम, और तो इसका मतलब एटॉमिक रेडियस घट रही है, इसका मतलब क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस विल डिक्रीज। समझ रहे? इसकी वजह से क्या होगा? हमें बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में, किससे? उसके क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड से, न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है ना? तो इस वजह से क्या होता है? बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होती है। तो क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट तो क्या होता है? एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि पास आ जाते हैं आउटरमोस्ट शेल और क्या सॉरी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में चार्ज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। समझ रहे हो? सॉरी क्या कहते हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से क्या होता है? वी नीड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू आयनाइज द क्या कहते हैं? एटम। तो क्या होता है? व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट तो क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। समझ रहे हो? ऐसी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाने की जो एबिलिटी होती है, वो भी क्या होता है? लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है? इंक्रीज होती है। तो इस वजह से वो भी क्या होगी? क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। समझ रहे हो? और क्या है यहाँ पे? अगर हम ऊपर से नीचे जाएं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। बट ऊपर से नीचे जाने पे डाउन द ग्रुप क्या होता है? मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज होता है। ऐसे लेफ्ट से राइट जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें थी। अब मैं बात करूँ, अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज़ होता है, और राइट से लेफ्ट आऊँ तो क्या होता है? मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होगा। तो आप इस टेबल के जरिए सारी चीज़ें समझ सकते हो। समझ रहे हो? जो मैंने आपको पढ़ाया, जो वही जो आगे लिखा हुआ है उसको मैं आपको बताता हूँ क्या है। वैलेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने वैलेंसी को पहले ही बता चुका हूँ। समझ रहे हो? चलिए, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल। देखो 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वैलेंस एक्चुअली है क्या। वैलेंसी होती है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम। समझ रहे हो? या एलिमेंट। तो आउटरमोस्ट शेल के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझ रहे हो? वही क्या बताते हैं? वैलेंसी बताते हैं। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है? अगर 4 1 है तो इसका मतलब वैलेंसी है 1, 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी है 2, और इलेक्ट्रॉन 3 है तो वैलेंसी है 3, इलेक्ट्रॉन 4 आउटरमोस्ट शेल में तो वैलेंसी है ±4। अब बात आती है इंपॉर्टेंट, क्या? अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब वैलेंसी 5 नहीं, अब तो उसको लेने पड़ेंगे ऑक्टेट कंप्लीट करने की। तो इसका मतलब क्या है? -3 वैलेंसी हो गई। अगर इलेक्ट्रॉन है 6 आउटरमोस्ट शेल में तो -2 वैलेंसी हो गई, और इलेक्ट्रॉन 7 है तो -1 हो गई। इलेक्ट्रॉन 8 है तो इसका मतलब वैलेंसी हो गई 0, क्योंकि लेने देने का कोई सवाल ही नहीं रहा, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है ना? तो बात करते हैं, इन अ ग्रुप ऑल द एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ईच शॉर्ट पीरियड द वैलेंस इंक्रीज फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीज टू 0। देखो जब भी हम ग्रुप में चलते हैं सारे एलिमेंट्स हैं उन सबकी क्या वैलेंसी सेम होती है। क्यों? सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सेम होते हैं। और जब हम अलॉन्ग द रोज जाते हैं, यानी अलॉन्ग द पीरियड जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या होता है? वैलेंसी क्या होती है?
सबसे पहले तो इंक्रीज़ होती है कहाँ तक, 0 से लेके 4 तक, और उसके बाद क्या होता है, डिक्रीज़ होती है 4 से लेके कब तक, 0 तक, ठीक है ना। ये चीज़ें 1 से लेके 4 तक इंक्रीज़ होगी और 4 से 0 तक क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। अब बात करते हैं एटॉमिक साइज़ की। एटॉमिक साइज़ का मतलब क्या बताया था, डिस्टेंस बिटवीन द आउटरमोस्ट शेल एंड द न्यूक्लियस कॉल्ड एटॉमिक रेडियस एंड दिस विल डिटरमाइन द एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ रेफर्स टू द रेडियस ऑफ द एटम। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। बताया था मैंने आपको वही। इन अ पीरियड द एटॉमिक रेडियस डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो कि मैंने आपको बताया जब भी हम अलोंग द पीरियड चलेंगे लेफ्ट टू राइट तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज़ घटता है हमेशा। The atomic size reduces when we travel from left to right in the modern periodic table along the periods. Okay, this is because electrons are added to the same shell and so they experience greater pull from the nucleus. समझ रहे हो, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मूविंग इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम द एटॉमिक रेडियस इंक्रीज एज न्यू सेल्स आर एडेड। बताया था मैंने आपको, जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे अलोंग द ग्रुप चलेंगे तो क्या हो जाएगा, नई नई शेल्स इंक्रीज हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच में क्या हो जाता है, दूरी बढ़ जाती है। दैट मीन्स एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है। इस वजह से क्या होता है, साथ होता है एटम क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। समझ रहे हो। नेक्स्ट है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मेटल शो द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड आर सेड टू बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव। नॉन मेटल सो मेटल आपको बताया था कि जो ऐसे एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन्स को इजीली डोनेट करते हैं और कैटायंस बन जाएं तो क्या होते हैं, वो मेटल्स होते हैं। ऐसे एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन लेते हैं और नेगेटिव चार्ज ले लें अपना एनायन बना लेते, क्या होता है, वो नॉन मेटल्स होते हैं। तो जब भी हम ऊपर से नीचे चलेंगे तो मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। समझो, बताया था ना मैंने आपको। और लेफ्ट से राइट चलेंगे तो मेटलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बट नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे अलोंग द पीरियड इंक्रीज होता है, बट टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, अलोंग द ग्रुप डिक्रीज होता है। लेते हैं और पॉइंट्स। Moving from left to right in a period, the metallic character decreases and the non-metallic character increases. मैंने आपको बताया था कि जब भी हम क्या होता है, जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ऐसे जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज होता है इंक्रीज और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। नेक्स्ट है, इन अ ग्रुप द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज। जैसे मैंने आपको बताया, जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा डिक्रीज। This is because as the atomic size increases, the valence electrons can be easily removed. देखो, जब ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, शेल्स बढ़ जाती हैं और जो एटॉमिक आउटरमोस्ट शेल है और न्यूक्लियस के बीच में क्या हो जाती है, दूरी बढ़ जाती है। इसलिए क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है, कम हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इजीली निकाल देते हैं। तो क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बहुत जल्दी अचीव हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है डिक्रीज। नेक्स्ट पॉइंट है, एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द पीरियडिक टेबल आर ऑल मेटल्स एंड ऑन द राइट ऑफ द पीरियड टेबल आर ऑल नॉन मेटल्स। देखो, जितने भी लेफ्ट मोस्ट में हैं सारे के सारे वो क्या है, मेटल्स हैं, और राइट मोस्ट में पीरियड टेबल के क्या है, सब नॉन मेटल्स हैं। A zigzag line in the periodic table separates the metal from non-metals. The borderline elements show intermediate properties and are called metalloid. अब तो एक zigzag line और होती है मेटल पीरियडिक टेबल में, वो क्या करती है, वो मेटल और नॉन मेटल को सेपरेट करती है। और उस zigzag लाइन के जिस एलिमेंट्स के ऊपर zigzag लाइन जा रही है वो क्या शो करता है, वो एलिमेंट्स कैसे हैं, वो मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, तो ये था पूरा हमारा चैप्टर पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आज हमारा केमिस्ट्री के सारे क्या कहते हैं कोर्स हमारा कंप्लीट हो गया। चैप्टर 1 to 5 मैंने सारी वीडियोस बनाई हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देखिए, सारी वीडियोस को देखिए। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 पाँचों चैप्टर्स के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं। ठीक है, मैं आपको लिंक्स भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपको कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए उन लोगों को जिसको ज़रूरत है। ठीक है, उन सारे अपने फ्रेंड्सों को, कजन्स को और जितने भी आपके नोन पर्सनस हैं उन सबको आप फॉरवर्ड करिए वीडियोज़ को, ठीक है, जिससे कि वो भी देख सकें। ठीक है, तो आपसे मैं चाहूँगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना और उसको फॉरवर्ड करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। आगे हम मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा CBSE बोर्ड से रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो अगली वीडियो में हम मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।